बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट, आज हम ना यूनिट 10 इसका आगाज़ कर रहे हैं और ये जो यूनिट 10 है इट इज़ अबाउट द केमिकल बाउंडिंग। ये हमारे पास ना केमिकल बाउंडिंग के बारे में है। केमिकल बाउंडिंग ये हमारा यूनिट है और ये हमारा फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट है। इसको हम ना 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। ये लेक्चर 14 आज और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 15 उसमें हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें बुनियादी तौर पर मैं आपको 4 चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। 4 चीज़ें। एक तो हम पढ़ रहे हैं अटोमिक रेडियस और दूसरा हम पढ़ रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये 4 चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसको समझने की कोशिश करना। मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं ना सिर्फ उनको मैं टच करूँ। पहले हम एटॉमिक रेडियस इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन देखें, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? ये 4 ऑप्शन आपके हैं। मैं पहले ना लफ्ज़ एटॉमिक साइज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एटॉमिक साइज़, मैं इसको एटॉमिक रेडियस कह देता हूँ ना। साइज़ तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना। एटॉमिक रेडियस की 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एक तो ये है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है वहाँ पे ऑर्बिटल शेल बन गया और आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी वैलेंस शेल से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, हम इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये आपने 3-4 जगहों से ले लेना है और फिर उसका एवरेज मालूम कर लेना। एक तो तस्वीर का ये रुख है। तस्वीर का एक और बात भी है और वो है कि आपके पास ना ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये एक एटम और है हाइड्रोजन का। ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, यानी इन दोनों एटम का एलिमेंट सेम है और एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब आपने काम क्या करना है, आपने इन दोनों के न्यूक्लियाई का ये डिस्टेंस मालूम कर लेना है। डिस्टेंस तो आपके पास 2 एटम सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उनका एटॉमिक रेडियस, ये बॉन्ड डिस्टेंस ले लो। अब इसका हाफ ले लो, हाफ। ये जो इतना आएगा ना, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट और एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। एक ही एलिमेंट के 2 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट है हाइड्रोजन, और उसके 2 ये एटम आ गए, उनके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस, उस बॉन्ड डिस्टेंस का हाफ ले लो, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। हम इसको आगे जाके कोवलेंट रेडियस वगैरह वो भी बोल देते हैं। बहरहाल एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है वो बुनियादी तौर पर किस पर डिपेंड करता है? ये अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ बेटा जी, अगर आप फैक्टर्स की बात करें ना तो एक तो है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता है ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती है और अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम होता जाता है। लेकिन ये न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है ना, ये अक्रॉस द पीरियड तो अफेक्टिव है, लेकिन ये डाउन द ग्रुप अफेक्टिव नहीं है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो डाउन द ग्रुप भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो वहाँ तो एटॉमिक रेडियस कम नहीं होता बल्कि वहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। यानी ये इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है। अगर एक सेकंड, दूसरा जो आपके पास आ गया ना वो है नंबर 2 पे, नंबर ऑफ
शेल्स, ये तो आपको पता है। अगर एक शेल होगा तो साइज छोटा, 2 शेल आ गए साइज बड़ा, 3 शेल आ गए साइज और बड़ा। जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती है एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। यानी ये वाली जो बात है ना दूसरे वाली, इट इज़ मोर अफेक्टिव। अगर आप ना स्पेसिफिकली आंसर दें, स्पेसिफिकली, तो फिर आपके पास आंसर आता है ए। और अगर आप जनरल आंसर दें, जनरल आंसर वो कौन से फैक्टर है, तो भाई न्यूक्लियर चार्ज उसके बढ़ने से, तो वो फिर आपके पास आंसर आता है बोथ ए एंड बी। अच्छा नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट। ये ना मैं आपसे ना कुछ बातें करूँगा कि बेटा जी आपको ना एक तो पीरियड नंबर 2, पीरियड 2 और पीरियड 3, इन दोनों पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं ना उनके नाम सिंबल्स आने चाहिए। पीरियड 2 में आप देखेंगे ना, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर। इस तरह सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, और इनका एटॉमिक नंबर भी आपको आना चाहिए। ये एटलीस्ट ये 2 पीरियड्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ये पहली बात आ गई, स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, इंतहाई मजबूत ग्रिप होनी चाहिए। अब मैं आपको ना एटॉमिक रेडियस के हवाले से बात करूँगा। एटॉमिक रेडियस में बेटा जी आप ना पीरियड 2 की बात कर लो। एटॉमिक रेडियस मैं पीरियड 2 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास लिथियम, मैं साइज भी बताता जाता हूँ। अगर मैं पीरियड 2 की बात करूँ तो मेरे पास ये लिथियम का साइज है, लिथियम, ये बेरिलियम का साइज है, ये बेरिलियम, ये बोरॉन का साइज, ये कार्बन का साइज, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का साइज तकरीबन बराबर है। और उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन आ गया। और इसके बाद आपके पास क्या आ गया, नियोन, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। ये दोबारा इन बात को देखिएगा मैंने आपके सामने ये लिथियम लिया, ये बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियोन का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ये फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए। ये सेकंड ए, ग्रुप्स भी आने चाहिए, थर्ड ए, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए। मैंने आपसे कहा कि फिफ्थ ए और सिक्स ए, फिफ्थ ए और सिक्स ए दोनों का साइज तकरीबन बराबर है 6A का, और ये नियोन का यानी 8A का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा। वो इसलिए ज़्यादा है कि नियोन के केस में हम एटॉमिक की बजाय ना वेंडर वॉल रेडियस लेते हैं, वेंडर वॉल, क्योंकि ये किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो नियोन का एटम तो नियोन से बॉन्ड ही नहीं बनाता, लिहाजा वो इनका बॉन्ड लेंथ लेकर उसका हाफ लेना वो तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए फिर हम इनका क्या लेते हैं, वंडरवाल रेडियस। हम इनका वंडरवाल रेडियस हम मालूम करते हैं, वंडरवाल रेडियस वो मालूम करते हैं ये, और वो वंडरवाल रेडियस जो वो एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा होता है। अब आपने सीखना भला क्या है कि जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो एटॉमिक रेडियस में कमी का बायस बनती हैं। एक तो बात, जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना, तो नंबर 1, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स ये कांस्टेंट रहते हैं। अब एक बात याद रखना, जो किसी एलिमेंट का पीरियड होता है ना उतने उसमें शेल्स होते हैं। मैंने कहा कि ये जो सारे हैं ना, ये सारे इनका पीरियड है 2, तो इसका मतलब है इन सब में शेल्स की तादाद क्या होगी, 2, एक है K और दूसरा क्या है L। इन तमाम एलिमेंट्स का पीरियड कौन है, 3। इनमें शेल्स की तादाद कितनी होगी, 3, और हर एक में 3 शेल हैं, K, L और M। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। और एक और बात, अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट जिसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, वो भी कांस्टेंट। तो फिर कौन सी चीज़ है जो एटॉमिक रेडियस में कभी का बायस, दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी इन दोनों की बजाय
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इन दोनों के बजाय ये नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, लिहाजा ये न्यूक्लियर चार्ज जो एटॉमिक रेडियस के इनवर्स। लेकिन ये मैं बात क्या कर रहा हूँ, अक्रॉस द पीरियड। डाउन द ग्रुप आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक रेडियस कम नहीं होता, क्योंकि डाउन द रेडियस दो और फैक्टर है। एक शेल्स बढ़ रहे होते हैं, शेल्स बढ़ते, जैसे आप देखो ना, आप लिथियम है, बेरिलियम है, आई एम सॉरी, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड सो ऑन। अब ये आप डाउन द ग्रुप आते हैं, बेटा जी लिथियम का ताल्लुक सेकंड पीरियड से, सोडियम का थर्ड पीरियड से, पोटाशियम का फोर्थ पीरियड, रुबिडियम फिफ्थ पीरियड, सीजियम सिक्स पीरियड। ये पीरियड बता रहा हूँ। और अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा, जो पीरियड होगा उतने ही शेल होंगे। तो लिथियम के कितने शेल हैं, 2, सोडियम में 3, पोटाशियम में 4, रुबिडियम में 5 और सीजियम में 6। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से साइज ग्रेटली इंक्रीज करता है। और एक और भी बात, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट बनने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में इंटरेक्शन कम होती है, साइज उससे भी बढ़ता है। यानी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की दो वजूहत है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड नंबर 2 इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। ये जितनी बातें आपसे बता रहा हूँ ना, आपने इन बातों को जेहन में बिठाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये इसका तो वो देख लेना, लिथियम और बेरिलियम, ये डी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, लिखा हुआ है विच ग्राफ शो अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलॉन्ग द पीरियड 3 एलिमेंट्स, विच फिजिकल प्रॉपर्टी शोन। ये देखो ना, ये पीरियड 3 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सल्फर के बाद आपके पास क्लोरीन भी आ जाता है 17 पे, वो भी आ जाए, उसका साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आर्गान आएगा थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नोबल गैस है और उसका हम एटॉमिक रेडियस नहीं लेते, वंडरवाल लेते हैं। अच्छा बेटा जी, इसमें ज़रा देखना, ये जो मैंने बात की है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये साइज़ ऊपर से नीचे कम हो रहा है। अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस कम होता है, ये भी अक्रॉस द पीरियड कम हो रहा है। इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है, एटॉमिक रेडियस। एक और चीज़ है, अभी आपने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस, अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास टर्म है आयनिक रेडियस। अब ये टर्म आ गई आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस दो तरह का मैं डिस्कस करूंगा, याद रखना। एक होता है कैट आयनिक रेडियस, कैटायनिक आयनिक रेडियस, और एक मैं डिस्कस आपसे करूंगा एन आयनिक रेडियस। अब आपकी इस टाइम पर स्टडी का जो इस वक्त आपका वक्त जा रहा है, उसमें इन छोटी छोटी बातों पे ग्रिप होनी चाहिए, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन, उसके आपको आंसर आने चाहिए। अब आपने जेहन में क्या रखना है कि मेरे पास मेटल है, जो मेटल्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स बनाती है कैटाइंस। इसका मतलब है मैंने मेटल्स के कैटायनिक रेडियस को डिस्कस करना है। मेरे पास है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या करती है, नॉन मेटल्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल के केस में मैंने क्या बनाना है, एनाइन, और मैंने उसका एनायनिक रेडियस डिस्कस करना है। अब दो बातें, आप ना पीरियोडिक टेबल की बात कर लो, मैं अक्रॉस द पीरियड बात करता हूँ, अक्रॉस द पीरियड लेफ़्ट टू राइट, और मैं कोई भी पीरियड, मैंने 2 या 3 पीरियड लेना है, मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूँ, पीरियड 3, पीरियड नंबर 3। बेटा जी पीरियड 3 जो है ना, उसमें आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, इसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। नोबल गैसेस को छोड़ो, ना वो इलेक्ट्रॉन लेकर एनाइन बनाती है, ना वो इलेक्ट्रॉन देकर कैटाइन बनाती है, उनके आयन फॉर्मेशन से ताल्लुक ही कोई, उसको छोड़े। अच्छा, अब अगर आप इनको देखेंगे ना, ये ग्रुप भी आपको आने चाहिए, सोडियम फर्स्ट है, मैग्नीशियम सेकंड है, एल्यूमिनियम थर्ड, ग्रुप्स भी आपको आने चाहिए। अब बेटा जी ये जो है ना आपके पास ये वाले, और सिलिकॉन को भी किसी हद तक शामिल कर लें, किसी हद तक, दीज आर मेटल्स, ये मेटल्स हैं, और इनको मिला लो तो ये क्या है, नॉन मेटल्स। इसका मतलब है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने मेटल्स के बारे में क्या कहा, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कैटाइन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है,
इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा Na+1 बना। प्रोटॉन तो 11 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, Na+1 सोडियम आयन बना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा Mg2+ बनेगा। प्रोटॉन 12 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा जो वैलेंस शेल में है, और प्रोटॉन तो 13 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 +4 बनेगा, प्रोटॉन 14 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। अब ये आपके पास मैंने मेटल्स की बात की। अब इन सब मेटल्स की जो कैटाइन बने हैं, इन सब में एक बात कॉमन है कि इन सब के पास 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये मेरे पास चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस आ गए। अब इनके साइज़ की बात करें, अगर साइज़ की आप बात करेंगे ना तो मेरे बच्चे, अगर मैं इन चारों के साइज़ की बात करूँ तो सोडियम आयन का साइज़ बड़ा है, ये सोडियम आयन इसका साइज़ बड़ा है, ये सोडियम आयन। उसके बाद आपके पास ये मैग्नीशियम आयन, उसके बाद आपके पास ये एल्यूमिनियम आयन, और उसके बाद एल्यूमिनियम आयन, ये एल्यूमिनियम आयन। उसके बाद मेरे पास ये Si सिलिकॉन आयन, ये जो है ना, ये सिलिकॉन आयन आ रही, ये वाला, ये चार। अब भला हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ये वाला, ये सोडियम आयन साइज़ बड़ा, मैग्नीशियम आयन का साइज़ छोटा, एल्यूमिनियम आयन का साइज़ और छोटा, Si इसका साइज़ और छोटा, सिलिकॉन आयन। वजह बहुत सिंपल है, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उन प्रोटॉन की 10 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, और अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो देखो 11 प्रोटॉन 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन 14 प्रोटॉन, तो Si+4 उसके पास चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और साइज उसका सबसे छोटा होगा। अब आगे बढ़ो, उसके बाद आपके पास ना ये आ गया फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। अब इसमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड होंगे तो ये हो जाएगा -3। प्रोटॉन 15 लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, ये -2 हो जाएगा। प्रोटॉन तो 16 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 है और ऐड हुए तो कितने हो गए? 18। और ये क्लोराइड आयन जब बनेगा तो प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इन तीनों में भी एक बात कॉमन है, इन तीनों में भी 18 18 18 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर आल्सो द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा जी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ना बेटा जी, अब आप देखोगे कि जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका साइज छोटा होगा। यही बात मैंने पीछे भी बोली है। तो इसका मतलब है अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँगा, तो ये P-3 का साइज़, ये S-2 का साइज़, और ये Cl- का साइज़, ये आ गया। आप इस तरह ये साइज़ वगैरह इधर इधर से वेरी करेंगे, लेकिन आप उसको ना ज़रा टैकल कीजिए। ये है P-3, ये है S-2, और ये Cl-1। तो साइज़ इधर भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ओवरऑल बात क्या की? ओवरऑल ये है कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो पहले हमारे पास जो आती है ना, पहले ये है मेटल्स, तो मेटल्स का कैटाइनिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं नॉन मेटल्स, उनका एनायनिक रेडियस भी डिक्रीज़ करता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब इसने ये क्वेश्चन बताया कि बताएं इन चारों में से किसका साइज़ सबसे, ये नहीं बड़ा साइज़ किसका, छोटा किसका है? तो इनमें सोडियम आयन का साइज़ सबसे बड़ा और सिलिकॉन+4 का साइज़ सबसे छोटा। एक और भी बात बेटा जी, आपने नोट किया +2 +3 +4,
तो कैटाइन पर जितना चार्ज बढ़ता जाता है उतना साइज उसका छोटा। मैंने क्या कहा, अगर ये मेटल है +1, ये मेटल है +2, ये मेटल है +3, ये मेटल है +4, तो मैंने क्या कहा कि जितना जितना मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज छोटा होता जाता है। ये बातें इस तरह ज़हन में रखनी है। ये मैंने मेटल की बात की। अब नॉन मेटल की बात, इस पे चार्ज -1, इस पे चार्ज -2, इस पे चार्ज -3, उधर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो अगर नॉन मेटल, मैं इनसे ज़ाहिर करता हूँ, अगर नॉन मेटल पे चार्ज -1, नॉन मेटल पे चार्ज -2, नॉन मेटल पे चार्ज -3, अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर चार्ज -1 होगा तो साइज छोटा, अगर जैसे जैसे चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज बड़ा होता जाएगा। ये ज़हन में बैठेगी बात। ये ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने अपने ज़हन के अंदर क्लियर करना। मेरे पास ये एक ना छोटी सी और बात आ गई। हम ना एटॉमिक रेडियस को मुख्तलिफ जो टर्म्स है उसमें लेते हैं। एटॉमिक रेडियस है वंडर वार रेडियस, मेटालिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, कैटाइनिक रेडियस। मैंने उनका ये आपको उसका ऑर्डर बता दिया। सबसे बड़ा जो है वो वंडरवाल, मेटालिक, आयनानिक, कोवलेंट और सबसे छोटा कैटाइनिक। ये एक तरतीब है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ना आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने दिया। नेक्स्ट और जी, हम ना आगे अब आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दोनों लफ्ज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क क्या होगा वो मैं भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड। वह आंसर आ गया ना, सिंपल, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, आपने किस तरह उसको समझना है, किस तरह उसको पिक करना है। अब इसमें ना मेरे पास ये एटम है, सपोज सोडियम का एटम है। बेटा जी ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है के शेल, ये उसका सेकंड शेल है जिसे हम एल शेल कहते हैं, ये उसका थर्ड शेल है जिसे हम एम शेल कहते हैं। ये आपके पास सोडियम का एटम बन गया। सोडियम के एटम का ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। सोडियम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन आ गया आपके पास 11। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। अब के शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 8, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ये जो एम शेल है ना, एम शेल, ये वैलेंस कह लो, वैलेंस, या हम इसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला, इसको आउटर मोस्ट कहते हैं। ये जो अंदर वाले ने इन्हें इनर शेल भी कहते हैं, इंटरवीनिंग शेल भी कहते हैं, इनर भी कहेंगे और इंटरवीनिंग भी कहेंगे। ये आपके पास सोडियम का एटम है, सोडियम एटम। मैंने यहाँ कंडीशन क्या लगाई, पहली कंडीशन है कि ये जो सोडियम का एटम है ना, इट शुड बी गैशियस। ये पहली बात है, गैशियस। तो मैं इसके साथ जी लिख देता हूँ। सॉलिड और लिक्विड में बात एक्सेप्ट नहीं है, इट शुड बी गैशियस। नंबर 2, यू हैव टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वाई, क्यों बेटा जी, ये जो के शेल में इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब है, एल वाले थोड़े से दूर हो गए और एम वाले सबसे ज़्यादा दूर है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस की उस पर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस इलेक्ट्रॉन पे, तो के वालों पे, और अगर मैं कहूँ सबसे कम किस पे है, एम वाले। अगर मैं कहूँ इन 11 इलेक्ट्रॉन में से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन है, एम शेल वाला, तो आपने इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। उसके लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। एम वालों के लिए एल वालों के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और के वालों के लिए उससे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. एक gaseous atom हो, valence electron, और this should be isolated. Isolated का मतलब इस एटम ने किसी और एटम के साथ बॉन्ड ना बनाया हो,
तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए 3 कंडीशन, आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, एंड वी हैव टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि मोस्ट लूजली बॉन्डेड होता है। अब आप उसके लिए एनर्जी देंगे। एनर्जी मैं क्यों एनर्जी दूंगा, मैं ये एनर्जी क्यों दूंगा? वो कहते हैं आप इसलिए एनर्जी देंगे क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देंगे एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयोनाइजेशन होगी और आपके पास कैटाइन बनेगा। तो जो आप एनर्जी देंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ना मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ वो सिर्फ एक लफ्ज़ है, सिर्फ एक लफ्ज़, और वो है अट्रैक्शन। सिर्फ एक लफ्ज़ पे पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक डिस्कस होता है और वो लफ्ज़ है अट्रैक्शन। जितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को मैं क्या कहता हूँ, आयोनाइजेशन। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। जितनी, अब अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी, जब वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी, जब न्यूक्लियस पे चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा कब होगी, जब शील्डिंग इफेक्ट वगैरह वो। अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और वो हमारी बुक्स में 5 लिखे हुए हैं। तो बेटा जी आपने वो तमाम फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं ना, उसमें वही बात आ गई। ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, न्यूक्लियर चार्ज ये ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं ना, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ती है, और जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अब आप जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो फिर भी बढ़ता है, लेकिन उस दौरान आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती नहीं है। यानी मैंने जो कहता हूँ ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ये मेरी बात तब साबित होती है जब आप काम पे जाते हैं अक्रॉस द पीरियड। जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं ना, तो ये वाला रिलेशन जो है ये सही साबित नहीं है। तो न्यूक्लियर चार्ज ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा जाएगा कि कौन सा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडरेबली अफेक्ट नहीं करता, तो दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, एक और बात मैंने आपको कह दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। एक और बात ज़हन में बिठा लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिएक्टिविटी, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में जो अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स, दे हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, सबसे कम है लीस्ट। अल्कली मेटल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे आसान है, थोड़ी सी एनर्जी दें इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट, और वो है अगर आप 8th ए ग्रुप को देखो जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। अब नोबल गैसेस जो हैं दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 मुश्किल है। क्यों? दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे। लिहाजा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से दे आर लीस्ट स्टेबल, और लीस्ट स्टेबल यानी बहुत कम, लीस्ट रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से, लीस्ट रिएक्टिव दे आर हाईली स्टेबल। कई बातें ना आपस में कनेक्ट किया। अगर मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो वो है हीलियम एलिमेंट जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा वो हीलियम है। अगर इसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा, तो दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव और दिस इज़ द हाईली स्टेबल एलिमेंट। तो
तो सबसे ज़्यादा ये ना, मैं जो बातें लिखता हूँ ना, ये वेरियस MCQs हैं। बेटा जी नेक्स्ट पढ़े। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फलाना एंड फलाना दैट इज अबनॉर्मल ट्रेंड। मैं ना आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ लॉजिक के साथ, शायद आप उसको समझ जाए। मैंने अभी आपसे कहा कि आपको 2 पीरियड के एलिमेंट ज़रूर आने चाहिए, मैं उसमें पीरियड 2 को ले लेता हूँ। पीरियड 2, बेटा जी पीरियड 2 में आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पीरियड 2 है। आप इनके ऊपर इनके ग्रुप्स भी लिखो। ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड ए ग्रुप, ये थर्ड ए ग्रुप, ये थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, ये 6 ए, 7th ए, एंड दिस वन इज द 8th ए ग्रुप। ये ग्रुप्स भी आने चाहिए। मैं आपके साथ ना एक फर्जी वैल्यू शेयर करता हूँ, फर्जी ट्रेंड ठीक है, वैल्यूज़ वो मुझे याद नहीं इतनी रह सकती। फ़र्ज़ करता हूँ आयोडाइजेशन एनर्जी लिथियम की है 20, फ़र्ज़ कर रहा हूँ 20, ये बेरिलियम जो है इसकी हो जाएगी 50, बोरॉन की 40 कम होगी, कार्बन की 70, नाइट्रोजन की 85 सपोज, ऑक्सीजन की 80, फ्लोरीन की 105 और ये इसकी 150। अच्छा ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी इनकी ये हैं नहीं, लेकिन ट्रेंड ऐसे है। मैं तो आपको ट्रेंड याद करवाना, मैं तो अपने काम की बात करना चाहता हूँ, ट्रेंड याद करवाना चाहता हूँ। अच्छा अब ज़रा अकल और शऊर का हम साथ लेते हैं। मैं ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल, तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो ओवरऑल तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। IIE इंक्रीजेस। वो रीज़न जो है ना इंक्रीज करने की, वो सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो 2 है। एक एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटॉमिक रेडियस जो है ना रेडियाई वो डिक्रीज कर रही है, और दूसरी जो रीज़न है वो है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये 2 रीजंस हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने के अक्रॉस अ पीरियड। अब ना ज़रा गौर से देखना, लिथियम से ज़्यादा है बेरिलियम की, लेकिन बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन की होनी चाहिए थी। बोरॉन की क्या हो गई? कम। यहाँ पे अब नॉर्मल ट्रेंड आ गया। उसके बाद कार्बन ज़्यादा, उससे 85 ज़्यादा, उसके बाद फिर कम हो गई, 85 से 80 कम हो गई। इसका मतलब है दिस इज द आल्सो द अब नॉर्मल ट्रेंड। उसके बाद 105 आगे तो फिर ठीक है। इसका मतलब है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ज़रूर करती है, लेकिन 2 जगहों पे अब नॉर्मल ट्रेंड है। और वो एक क्या है आपके पास? वो है थर्ड ए ग्रुप, और दूसरा आपके पास क्या है? दैट इज़ द 6 ए ग्रुप। ये 2 है, थर्ड ए और 6 ए। हम ना इसकी रीज़न ढूंढना चाहते हैं, वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है। पहले तो आप ना इसकी रीज़न ढूंढे। मैं ना बेरिलियम और बोरॉन की बात करता हूँ, इन दोनों की, फिर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में गुफ्तगू करूँगा। सुनिएगा मैं क्या कहता हूँ। पहले मैं बेरिलियम और बोरॉन की। मेरे बच्चे, मेरे पास ये बेरिलियम है, बेरिलियम BE, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। मेरे पास बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 एंड 2px1। ये है। अगर मैं आपको ना इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दूँ ना, तो ये मेरे पास बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये मेरे पास फर्स्ट शेल, ये मेरे पास सेकंड शेल, ये बेरिलियम। और अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो ये मेरे पास बोरॉन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। इसका साइज जो है ना वो छोटा होता है। अब ना गौर से सुनना, ये है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 5, ये 4 एटॉमिक नंबर 4, और ये है बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5। अब गौर से बेरिलियम को देखो, ये वाला 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी 2s जो है ना 2s
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर आप बोरॉन की बात करें, इसमें 1s2, इट्स ओके, इसमें 2s2 और ये 2px आ गया यहाँ से। मतलब ये है कि आपने बोरॉन के केस में 2px से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। दो लॉजिक्स दूंगा, 2 बातें। एक, आपने बेरिलियम के केस में एस से बेरिलियम के केस में एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और बोरॉन के केस में आपने पी से इलेक्ट्रॉन निकालना। अब आपको पता है एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है। अगर न्यूक्लियस के करीब होगा तो उस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। और पी जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, वहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होने से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होगा। एक तो ये बात। अगर मैं कहूँ ना कि पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल के लिहाज से, तो एस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे मुश्किल, पी से उसमें आसान, डी से उसमें आसान, और एफ में सबसे आसान। अगर आप ना आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से ऑर्बिटल्स को अरेंज करें, एस न्यूक्लियस के करीब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल, और जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने 2s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ये ऑर्बिटल है 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में, आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं विद अपोजिट स्पिन, और जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिमेट्री की वजह से स्टेबलाइज होते हैं। और दूसरी तरफ आपने कहाँ से लेने हैं, 2px से, और एक इलेक्ट्रॉन लेता है जो कि अनपेड है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वो उसको रिमूव करना आसान है बजाय इसके किसके, पेड को। अब ये जो 2 बातें मैंने बताई, एक एस और पी की बात और एक पेड और अनपेड की बात, ये दोनों बातें इस फेवर में जाती हैं कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और बोरॉन की, यानी सेकंड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और थर्ड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अब यही बात ना आप नाइट्रोजन पे ले जाओ। नाइट्रोजन का ताल्लुक 5th ए ग्रुप से, 5th ए से, और ऑक्सीजन का ताल्लुक 6th ए ग्रुप से। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? आप ना इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, ये आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7। अब 3p ऑर्बिटल्स हैं, हर एक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर p ऑर्बिटल में 2 आते हैं, अब एक आया, तो हम इसे कहेंगे दिस इज द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC है, हाफ फील्ड। और जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, दैट इज़ हाईली स्टेबल, ये स्टेबल होती है, और स्टेबल होने की वजह से दैट इज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बरक्स अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, बेटा जी अगर मैं ऑक्सीजन को लूँ ना, ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2px, 2py, 2pz, अगर आप इसको देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, 5 6 7 और 8। ये अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब है यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है, इजी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान है। इसकी वजह ये लॉजिक मैंने दी थी। अब आगे बढ़े। मेरे पास बेटा जी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स द सेकंड एलिमेंट हैज़ ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ फर्स्ट वन। सेकंड एलिमेंट की ज़्यादा है। और अगर मैं इसकी बात ये करूँ, नियॉन ऊपर, हीलियम ऊपर, नियॉन नीचे, आर्गान उससे नीचे, क्रिप्टॉन उससे नीचे, जीनॉन उससे नीचे, रेडॉन उससे नीचे। ये ग्रुप है 8th ग्रुप। अब हम क्या कहते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती है, ये डिक्रीज करती है। इट्स ओके। इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ये हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं इनमें बात करूं तो सबसे कम किसकी होगी, रेडॉन की, लोएस्ट। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो साफ ज़रा है, हीलियम की ज़्यादा होगी और नियॉन की क्या होगी, कम।
बल्कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, हीलियम। नेक्स्ट टॉपिक, अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद द फलाना फलाना। ज़रा सुनना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं आपको ना ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, गिन लो 2 4 6 10 2 12, दिस इज मैग्नीशियम। अब ज़रा, और मैग्नीशियम का तलक सेकंड ग्रुप से है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और मैग्नीशियम का तल्लक ग्रुप 2 से है, ग्रुप 2, ये ग्रुप सेकंड ए से है। ये बात ज़हन में रखनी, ग्रुप, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सुनना, आप ना मैग्नीशियम का एटम लो, ले लिया, गैसियस स्टेट पे लो, इसके वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, आपके पास मैग्नीशियम आयन बनेगा। तो जो आप एनर्जी देंगे ना उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, EA1, और वो होगी प्लस 738 किलो जॉल पर मोल। ये अब दूसरा काम, अब आपके पास ये मैग्नीशियम आयन बन गया ना, इस मैग्नीशियम आयन को लो Mg+1, इसके वैलेंस शेल से 1 और इलेक्ट्रॉन निकालो, एक और, अब ये बन जाएगा Mg2+। अब ना इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो IE2 सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो होगी प्लस 1451 किलो जॉल पर मोल। इतनी, पहले वाली कितनी है, पहले वाली है 700, अब ये कितनी है, ये है 1400। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू उससे क्या है, 2 गुना ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसके मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा। अब अगली बात, अब क्या हुआ मेरे बच्चे, मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया, आपने M के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब मैग्नीशियम के पास ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, पहले 3 ऑर्बिट थे, अब 2 रह गए। अब ये जो सेकंड ऑर्बिट है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन कितने हैं, 12। अब यहाँ 3 चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें। एक, ये साइज बहुत छोटा था, पहले ना ये एक और भी शेल था बाहर जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो आपने पहले 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये निकाला, फिर आपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये निकाला। अब 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने से वो शेल यानी M वो क्या हो गया, ख़त्म। एक तो आपके पास अब 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स। और दूसरी बात, अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। अब ऑक्टेट रूल जो है ना वो यहाँ पे फॉलो, ऑक्टेट मुकम्मल है। और तीसरी बात, अब 12 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग। इन 3 वजूहात की बिना पर आप ये जो Mg, ये जो बना ये वाला Mg2+, इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये बन जाएगा Mg3+। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी देंगे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है प्लस 7331 किलो जॉल पर मोल। अब ज़रा गौर करना, फर्स्ट आयोनाइजेशन जी 700, सेकंड 1400, कितनी है, डबल, 2 गुना। ये सेकंड है 1400, ये है 7000, तो 1400 से 7000 पे जा रहा है, तकरीबन 6 से 7 गुना। इसका मतलब है ये 2 गुना बड़ी वैल्यू, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन से सेकंड 2 गुना बड़ी, और सेकंड से जो थर्ड है वो 7 गुना बड़ी वैल्यू आ गई, 7 गुना, 7 गुना। इसका मतलब है दिस वन इज अ सडन लार्ज डिफरेंस, किस किस के दरमियान, सेकंड और थर्ड के दरमियान, ठीक है ना। तो इसको ये क्यों आया सडन, वो सडन लार्ज डिफरेंस की मैंने आपको वजह बता दी इस वजह से। अब एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट, वो MCQ आता है। बेटा जी अगर आपके पास, अब मैंने शॉर्ट बात करूंगा, ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सोडियम पोटाशियम, सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, रुबीडियम आ गया, लिथियम आ गया, सो ऑन, फर्स्ट ए, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड, इनके दरमियान, फर्स्ट और सेकंड, हाँ ठीक है,
सेकंड के दरमियान ह्यूज गैप है, लार्ज डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड के दरमियान। जो सेकंड ए ग्रुप है जिसकी मैंने अभी बात की है, इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के दरमियान ह्यूज गैप है। पहले की फर्स्ट ए ग्रुप की किस किस के दरमियान, पहले और दूसरे के दरमियान। सेकंड ए ग्रुप की क्या, दूसरे और तीसरे के दरमियान। इस तरतीब को आगे लेके चलो ना, तो तीसरे ग्रुप की तीसरी और चौथी के दरमियान, चौथे ग्रुप की चौथे और पांचवें, पांचवें ग्रुप की पांचवें और छठे के दरमियान, छठे ग्रुप की छठे और सातवें के दरमियान, सातवें ग्रुप की सातवीं और आठवीं आयोनाइजेशन एनर्जी में ह्यूज गैप आए। ये बात ज़हन में बैठी है। ये मैंने आपसे संडे वाला टेस्ट में ये जो अभी मैंने बोला है ना MCQ पूछना है। आगे बढ़ो। मेरे पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़रा एक बात को सुनना, एक चीज़ पीछे छोड़ गया। ये जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है ना, हम इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क ये है कि जब आप कहते हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसका यूनिट होता है किलो जाउल पर मोल, इसका यूनिट होता है किलो कैलोरी पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप इसी बात को आयोनाइजेशन पोटेंशियल में ले जाए ना, अब इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर एटम। जब वो पोटेंशियल आता है ना, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी आता है, पोटेंशियल की बजाय एनर्जी आता है, तो फिर हम किलो जाउल या किलो कैलोरी को एनर्जी का यूनिट इस्तेमाल। ये फ़र्क ज़हन में रखना है। अब ना नई चीज़ आ गई। अभी आपने आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा, अब आप चले जाओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर, अफिनिटी पर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम EA से रिप्रेजेंट करना। ज़रा एक बात को छोटी सी बात सुनना, छोटी सी बात सुनना। मेरे पास ना क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये क्लोरीन का। आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 प्रोटॉन। K शेल, L शेल, M शेल। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 2, 4, 6, 8 और M में 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। K में 2, L में 8 और M में 7 है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और आ सकता है। दिस इज द क्लोरीन एटम। आपने इस एटम को आइसोलेटेड लेना है, आपने इस एटम को गैसियस स्टेट में लेना है, और आपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। बेटा जी, अब ना एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो सकता है, क्योंकि वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए, ये लाओ, ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ ऐड होना चाहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर 2 फोर्सेस अमल करेंगी। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन। और जब 2 पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज। एक और बात, ये वैलेंस शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन की वजह से, अगर अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब। और रिपल्शन की वजह से प्लस यानी अब्सॉर्ब होती है। अब ओवरऑल क्या एनर्जी रिलीज होगी या क्या एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, ये डिपेंड करता है कि अट्रैक्शन ज़्यादा है या रिपल्शन ज़्यादा है। तो मैं क्लोरीन एटम की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन एटम जो कि एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आता है, तो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम होती है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम अब्सॉर्ब। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, ओवरऑल वो जो एनर्जी रिलीज होगी I.E, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी E.A, ये जो मेरे पास एनर्जी रिलीज होगी ना E.A, उसे मैं कहता रिलीज एक्सोथर्मिक, उसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब एक बड़ी खूबसूरत बात, ज़रा उसको ना अब्जॉर्ब करने की कोशिश करना, अब्जॉर्ब करने को। मेरे बच्चे, अभी जो मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ देर पहले पढ़ाया ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज विद पॉजिटिव साइन।
पॉजिटिव का मतलब है इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। हमेशा किसी एटम से आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी, एंडो आज पता नहीं ये चीज़ क्यों नहीं, ये हमेशा जो ना एंडोथर्मिक होगी, वो हालांकि पीछे पॉजिटिव भी लिखा है। तो इसका मतलब है किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा जी, ये नेगेटिव भी होती है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, और कुछ मेटल्स के केस में भी, मैं सिर्फ नॉन मेटल की बात करूँ, मोस्टली नॉन मेटल, और ये ज़ीरो भी होती है। जैसे 5वें ग्रुप की बात करो, ये ज़ीरो है, और ये पॉजिटिव भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडो भी है, एक्सो भी है, ज़ीरो भी है। जैसे आप ना, मैं ना 3 ग्रुप्स खास तौर पर डिस्कस करूँगा, 3 ग्रुप्स, एक सेकंड ए ग्रुप, एक 8th ए ग्रुप, 8th ए, और एक 5th ए ग्रुप। ये 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं उतना करते, इसलिए अगर आप धक्के से उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे ना तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दे के उस इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करना। किन किन ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ? इन 3 ग्रुप्स की। लिहाजा इन 3 ग्रुप्स की ना जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव होगी या वो ज़ीरो। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सारी वैल्यू नीचे दी हुई है, ये दी हुई वैल्यू, इसको याद कर लेना, देख लेना बेटा जी। 2 चीज़ें, एक का लफ्ज़ फैक्टर्स और एक का लफ्ज़ है ट्रेंड। अब ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों का, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को भी ले लो, तीनों का ट्रेंड सेम है। यानी मैंने बात की ज़रा सुनना, ये है अक्रॉस द पीरियड, ये है डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप। मैंने बात की है आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने बात की है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मैंने बात की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये तीनों अक्रॉस द पीरियड इनकी वैल्यू बढ़ती है। यानी ये अक्रॉस द पीरियड है, इन सब की वैल्यू इंक्रीज करती है। लेकिन इसके बरक्स विद एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो है, वो एक्सेप्शन तो अभी हमने डिस्कस की है। व्हेन देयर इज द एक्सेप्शन देयर इज एमसीक्यू, और ऊपर से नीचे आएंगे तो इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, डिक्रीज करती है इन तीनों की। अच्छा, फैक्टर वही हैं जो आपने उधर पढ़े हैं, बिल्कुल सेम फैक्टर वो यहाँ भी किस में पढ़े हैं? जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े। अच्छा, एक और 2 सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द गिवन। मैंने ना आपको ये वैल्यू बता दी है, अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं ना तो आपको साफ ज़ाहिर है कि वो पीरियोडिक ट्रेंड देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, पीरियोडिक ट्रेंड, कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, जो अभी मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहा, उसको सेम यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये काम आपका है, अब मेरे से बार बार ये छोटे छोटे काम ना करवाओ। ये काम मैंने सारी वैल्यू तो आपको दे दी, ये वैल्यू दे दी है, इस वैल्यू के बेस पे ऊपर आप ट्रेंड खुद देख लो। एक बात आ गई ये वाली, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैज़ पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव। तो मैंने 3 बोले हैं, एक मैंने सेकंड ए बोला, एक मैंने 5th ए बोला, एक मैंने 8th ए बोला। मैंने कहा या तो इनकी 0 होगी या इनकी क्या होगी? पॉजिटिव। और इसमें कौन सा आ रहा है? ये सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ आ गई, ये ना साथ ही ना ये वैल्यू भी बता, आपने ना इसका लॉजिक ढूंढना है कि सेकंड ए जो है ये इसमें, जैसे अभी हमने बेरिलियम को पढ़ा था, वो अभी पढ़ के वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? बेरिलियम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं करता कि बेरिलियम होता है 1s2 और 2s2। अब इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, एक और आप इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो वो फिर 2px1 में आएगा इलेक्ट्रॉन, वो नया ऑर्बिटल जनरेट करना पड़ेगा। एक तो वो दूर बनेगा, एक उसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से बेरिलियम का एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसी तरह 5वें ग्रुप को अभी मैंने बात नहीं की कि 5th ए ग्रुप में वो 2px, py, pz, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, अब ये इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो यहाँ आ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा।
और हर कायनात की चीज़ अनस्टेबिलिटी को रेजिस्ट करती है, लिहाजा आपको धक्के से इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। धक्के से मुराद है कि यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, और जब आप एनर्जी देंगे तो फिर उस सूरत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसके साथ आएगी? पॉजिटिव के साथ। और यही बात किसके बारे में है? 8th ग्रुप के बारे में। एक और चीज़ आ गई, ये ना बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बड़ा कंट्रोवर्शियल, कोई समझ नहीं आती इसका हम जवाब क्या दें। Which of the following is the correct order of electron affinity of halogen? Halogens, seventh A group, halogens, मेरे पास है फ्लोरीन, मेरे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजेंस। अब अगर आप हैलोजेंस को देखोगे ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लिखी होती है -322 किलो जॉल पर मोल, और बाज़ बुक्स में -328 किलो जॉल पर मोल। अब बंदा सर पकड़ ले कौन से ठीक है। क्लोरीन जो है -349 किलो जॉल पर मोल, ब्रोमीन जो है -325 किलो जॉल पर मोल, और आयोडीन जो है -295 किलो जॉल पर मोल। बेटा जी ये जो माइनस लिखा है ना, माइनस का सिर्फ मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है, और माइनस का कोई मतलब नहीं है। अगर आप फ्लोरीन की 322 लो ना, 322, तो फिर आपके पास क्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपके पास ब्रोमीन, उसके बाद आपके पास फ्लोरीन, और फिर क्या आ गया? आयोडीन। अगर आप 322 की बात करें, अगर आप 328 की बात करें तो क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या आ गया? आयोडीन। मैंने तो दोनों आपके सामने रखी। जहाँ से आप पेपर देना चाहे ना, फेडरल हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब हो, जहाँ से आप पेपर देना चाहते हो उसकी बुक देख लीजिएगा, उसमें फ्लोरीन की कौन सी वैल्यू, किसी बुक में 322 है, किसी में 328 है, उसके लिहाज से आपने कॉन्सेप्ट पढ़। यहाँ पे एक और भी फड्डा है। फड्डा क्या है? ऊपर से नीचे आए ना, ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम होती है, कम तो कम ही हो रही है। 349 ज़्यादा, 325 कम, 295 कम, ये कम हो रही है तो ठीक है, लेकिन इसकी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। यानी होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए था कि फ्लोरीन की क्लोरीन से ज़्यादा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। है क्या? ऐसा नहीं है, है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये बात ज़हन में रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा एक बात सुनना, अभी हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो दोनों है ना, ये दीज आर डायनामिक प्रॉपर्टीज, ये दोनों थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। आप कहेंगे जी सबूत इसका क्या है? सबूत है कि इन दोनों की जो यूनिट है किलो जूल पर मोल, या अभी मैंने कहा किलो कैलोरी पर मोल, ये बता रहे, ये यूनिट बताते हैं कि दीज आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं। क्या सबूत है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं। तो फिर ये क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जस्ट अ टेंडेंसी, रुझान, टेंडेंसी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है 4.0, उसके बाद ऑक्सीजन की है 3.5, तो उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन वगैरह आ जाता है 3.0, तो ब्रोमीन की उससे भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब है इन चारों में तो सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन। ट्रेंड वही है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, आयोनाइजेशन होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, और डाउन बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन ये तो मैं जनरल बात करता हूँ, असल एमडीकैट ये नहीं है कि बढ़ती है क्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप कम, ये एंटी टेस्ट नहीं है। एंटी टेस्ट है कि आप इसका क्या बताओ एक्सेप्शन, कौन सा है जो स्टैंड को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता।
इट्स ओके। इसके बाद हमारे पास ना विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी हैज नो यूनिट हो चुकी है इलेक्ट्रॉन। ये पहले जो दो हैं इनका यूनिट मैंने आपको बता दिया कि किलो जाउल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, या मैंने एक और भी बात की थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इसका ये आप नैनोमीटर में ले लो, पिकोमीटर में ले लो, बेहतर है कि एंगस्ट्रम में ले लो। और इलेक्ट्रॉन एक और चीज़, ये एक खूबसूरत बात सुनना, लॉजिक को सुनना। लॉजिक ये है कि आपके पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, ये दो एटम्स हैं, एटम ए एटम बी। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मैं तो मतलब लेता हूँ अट्रैक्शन। इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। पहली बात, वो जो बॉन्ड बनता है क्या वो आयनिक है या कोवलेंट है? पहले ना मुद्दा सुना करो कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो क्या वो आयनिक है या कोवलेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कोवलेंट है तो क्या वो पोलर कोवलेंट है या वो नॉन पोलर कोवलेंट? ये मेरा सवाल है। दो एटम के दरमियान बॉन्ड क्या आयनिक है, कोवलेंट है? कोवलेंट है तो क्या पोलर है, नॉन पोलर? ये मेरे सवाल हैं। इसका जवाब वो कहते हैं जी बिल्कुल मिल जाएगा जवाब। कैसे? वो कहते हैं कि आप ये जो दोनों एटम है ना, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करो, दोनों को, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके उसका डिफरेंस निकाल लो। उस डिफरेंस से आपको बॉन्ड की नेचर का पता चलेगा, क्या वो आयनिक है या कोवलेंट। ये पहली मेरी गुफ्तगू का हिस्सा। अब देखो, अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 के दरमियान हो, मिनिमम 0, तो वो बॉन्ड जो होगा वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये सारे MCQs हैं जो मैं आपसे, मसलन H2 की बात करूँ, बेटा जी ये H, दिस इज H2, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, 2.1 माइनस 2.1 डिफरेंस ले लो, आंसर क्या आ गया 0। ये 0 आ गया। लिहाजा इनमें ये जो बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। आप ना कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, उसमें भी ऐसा ही है। अच्छा नेक्स्ट आओ, क्लोरीन को ले लियो। अब दूसरी बात, अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस रेंज में आएगा 0.4 से 1.7 से कम होना चाहिए, तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा। लेकिन कौन सा कोवलेंट? पोलर, जैसे HCl है वगैरह वगैरह। इसको HCl। अब क्लोरीन 3.0, हाइड्रोजन 2.1, 3.0 माइनस 2.1 क्या आएगा भला? 1.9 ही आएगा ना। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया, ये 1.9 आ गया, 0.9 आपके पास 0.9 है। अब 0.9 इस कैटेगरी में, इस रेंज में करते हैं। इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड बनेगा दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, अगर बॉन्डेड एटम में डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और अगर डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो, तो जो बॉन्ड बनेगा वो 50% आयनिक और 50% कोवलेंट। अब ना ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है ना, आपने इनको याद करना है। अब मैंने इतनी बात कह दी ना, अब मैं अपनी सारी बातों से देखना मुकर जाऊंगा। जितनी मैंने ऊपर बातें की ना, मैं अब इससे मुकर जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा आपने याद करनी है। मैं मुकरूँ तो ये अलग बात है, आपने याद करनी। आपने ऐसे जैसे मैंने बताया ना, ऐसे आप, मैं मुकरता कैसे हूँ? मैं कहता हूँ मुझे बताओ H और F, मैंने ये मॉलिक्यूल लिख दिया HF, और आपको बीच में लाइन ड्रॉ करके बता दिया इनमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब ज़रा ऊपर वाला जो आपने क्राइटेरिया सेट किया ना, उसके मुताबिक मुझे डिस्कस करके दो। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, हाइड्रोजन 2.1, इट्स ओके। 4.0 माइनस 2.1 1.9 आ गया। अब ये जो 1.9 है इट इज़ मोर देन 1.7, 1.7, 1.8, 1.9, 1.7 से ज़्यादा है। हमने कहा अगर 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? आपने कौन सा बना दिया? कोवलेंट। इसके मतलब ऊपर वाले अपने उसूल की आप नफी कर, तो
तो इसका मतलब क्या है? तो फिर यहाँ पे करेक्ट बात क्या है, दुरुस्त बात है? दुरुस्त ये बात है कि ये जो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ये कोई टर्म ही नहीं है। जैसे मैं कहता था ना कि आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस कोई टर्म नहीं है। असल टर्म है आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज और नॉन आइडियल। हीलियम गैस है, किन कंडीशन पर ये आइडियल बिहेवियर शो करती है, किन कंडीशन पर ये नॉन। इसी तरह आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कोई टर्म नहीं है। मैं कहता हूं कि एच एफ के दरमियान ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड मीन अट्रैक्शन, एच और एफ के दरमियान जो अट्रैक्शन है, आप कहेंगे जी सर ये 57% कोवलेंट इन करैक्टर है। कोवलेंट का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से, और 43% ये आयनिक इन करैक्टर है। आयनिक इन करैक्टर, आयनिक का मतलब होता है ये चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से। तो एच एफ के दरमियान, कहने का मतलब है एच एफ के दरमियान ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन जिसे आप बॉन्ड कह रहे हो। फर्ज करते हैं ये अट्रैक्शन 100 जॉउल है, 100 जॉउल, फर्ज कर रहा हूँ 100 जॉउल है। एच और एफ दोनों एटम के दरमियान जो अट्रैक्शन है जिसे बॉन्ड आप कहते हैं 100 जॉउल है। ये जो 100 जॉउल है ना, इसमें 57 जॉउल जो है ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से। इस अट्रैक्शन को आप कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें जो 43 जॉउल अट्रैक्शन है ना, वो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की वजह से। उस चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं आप फौरन कहेंगे सर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है। मैं कहूँगा ना ना ना, आयनिक बॉन्ड नहीं है। सोडियम और NaCl में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान ये जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन बॉन्ड, ये 72% आयनिक है चार्जेस की वजह से, और 28% क्या है? ये कोवलेंट। जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो आयनिक करैक्टर है ना परसेंटेज, वो सीजियम फ्लोराइड के दरमियान। इसमें जो आयनिक करैक्टर है ना वो 92% है आयनिक, और इसमें भी 8% क्या है? कोवलेंट। ये मैक्सिमम है। 92% से ज़्यादा कुदरती तौर पर पाए जाने वाले किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक करैक्टर नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ ना क्या 100% आयनिक करैक्टर है, तो आंसर है नहीं। अच्छा, एक तो ये बातें जो हैं। नेक्स्ट हम 14 पे जाएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ना, मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा जी आपके पास वाटर है, वाटर, मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100। जब आप मुझे कहना 100, तो मैं कहूँगा बेटा आपने आधी बात की है, आपने आधी बात की है, मुकम्मल नहीं की। अगर आप MD कैट का बच्चा है ना, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 टॉप। अब ये मुकम्मल बात की है आप। यू हैव टू मेंशन द प्रेशर, व्हाट इज द एक्सटर्नल, किस एक्सटर्नल प्रेशर पर किस टेम्परेचर को बॉइलिंग है। अब ये मुकम्मल गुफ्तगू। मैंने आपसे कहा कि आपके पास कार्बन है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो आपने कहा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.5 है, 2.5। ये आपने आधी बात की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की 2.7 भी है, 2.9 भी है। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो क्या आधी मैंने कैसे की है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 होती है जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, अब इसकी 2.7 होती है। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, अब ये 2.9। तो जब sp3 में s करैक्टर, परसेंटेज s करैक्टर 25%, यहाँ परसेंटेज s करैक्टर 33%, यहाँ परसेंटेज s करैक्टर जो है वो 50%। जैसे जैसे परसेंटेज s करैक्टर बढ़ता है, इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। और आपके पास यानी sp में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अब कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 है।
और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.9। इसका मतलब है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। तो बल्कि मैं कहूँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करेक्टर। जैसे परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी बढ़ती है। बेटा जी, ये आज की हमारी गुफ्तगू थी, ये आज की हमारी बातें थी। रोज़ाना की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से खुश हो। जुमा का दिन है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।